हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर लॉज। और जिसने भी इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने कि सिलेबस डिस्कस किया है और सेकंड वीडियो जिसमें मैंने जेंडर इश्यूज़ के बारे में बात की और अलग अलग थिंकर्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो डिस्कस करे हैं। अगर आप में से वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो पहले मैं बोलूँगी कि आप पहले वो दोनों वीडियोज़ देखें और उसके बाद ही जेंडर लॉज का टॉपिक को स्टार्ट करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर लॉज। अब यहाँ पर जो जेंडर लॉज का टॉपिक है वो हमें क्या बताता है। जेंडर लॉज बेसिकली ये हैं लीगल प्रोविजंस जो कि इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, प्रोटेक्शन की जा सके और जस्टिस किया जा सके हर एक जेंडर के साथ, स्पेशली विमेन के साथ और जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं सोसाइटी में। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसफॉर्म करने में पैट्रियार्कल सोसाइटी को एक इक्विटेबल वन सोसाइटी में। साथ ही साथ ये जो लॉज हैं ये एक चीज़ और भी करते हैं, ये एनकम्पस करते हैं हमारे स्टैट्यूट्स को, रेगुलेशंस को और ये एनकम्पस करते हैं हमारे स्टैट्यूट्स को, रेगुलेशंस को, साथ ही साथ पॉलिसीज़ को। तो इनको भी ये एनकम्पस करते हैं ताकि जो राइट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता है, सबको इक्वल मिल सके। तो जेंडर लॉज को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये लीगल प्रोविजंस तो है ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ये हमें ये भी इंश्योर करते हैं कि हमें इक्वलाइजेशन यानी कि इक्विटेबल सोसाइटी मिले। अब यहाँ पे जेंडर लॉज के साथ साथ हम रोल डिस्कस करेंगे इसका कि सबसे पहले रोल क्या है। तो सबसे पहले जो इसका रोल आ जाता है वो आ जाता है प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी को। यहाँ पे जो जेंडर लॉज हैं ये इंश्योर करते हैं इक्वालिटी। सबसे पहले एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल वेज मिलनी चाहिए, किसी भी वर्क को अनपेड नहीं समझा जाना चाहिए जेंडर के बेसिस पे। प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए और प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ ये भी देखा गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो फीमेल्स को किस तरह से दिए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अभी हमने देखा कि विमेन रिजर्वेशन बिल आया था, जो कि अब एक्ट बन चुका है। ठीक है, वो किस लिए आया था कि यहाँ पर क्या बोला गया था कि 33% रिजर्वेशन दी जाएगी इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स में। अब ये जो लॉज आते हैं, ये जो एक्ट्स आते हैं, तो ये बेसिकली किस लिए आते हैं ताकि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। क्लियर। इसी तरह हर एक सेक्टर में ये जो जेंडर लॉज आते रहते हैं और ये हमारी कहीं ना कहीं जो है इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं अलग अलग तरीके से। एग्जाम्पल देखें अगर हम यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, एक है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। यहाँ पर ये इंश्योर किया गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये नहीं देखा जाएगा कि जेंडर क्या है, आइदर इट इज़ अ मैन और वीमेन। अगर दोनों काम इक्वल कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल पे किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसने जिसने डॉटर्स को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दिए। और अगर हम सोशोलॉजी का लिंक देखें, क्योंकि हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हैं, तो इसने कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन को और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पर जेंडर लॉज प्रोटेक्ट करते हैं विमेन को और अदर जेंडर्स को डोमेस्टिक वायलेंस से। इसी वजह से 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो बना था। ठीक है, और उसने रिकॉग्नाइज किया कि वायलेंस किसी भी तरह का हो सकता है, आइदर इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक। तो उसके रिलेटेड हमारे पास एक जो है एक्ट आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसी तरह से सेक्सुअल हरासमेंट, ये आपको याद होगा, विशाखा गाइडलाइंस थी हमारे पास 2013 में आई थी। ठीक है, यहाँ पर बात की गई थी कि जो भी वर्क प्लेस है,
ठीक है, जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर विमेन को वर्क जो है वो सेफली कर सकेंगी। और हर एक इंस्टीट्यूशन में एक मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी जो कि ये देखेगी कि अगर किसी भी तरह का हरासमेंट वीमेन को वर्क प्लेस पे होता है तो उसके रिलेटेड क्या फिर जो लॉज हैं वो जो भी पर्सन हरासमेंट कर रहा है उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे और उसको किस तरह से सज़ा मिलेगी इस गलती की। साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई है डॉवरी हरासमेंट की। तो अगर हम डॉवरी की बात करें तो ये डॉवरी जो अभी भी हमारी सोसाइटी में स्टिल आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो डॉवरी के रिलेटेड लॉज हैं ये टाइम टू टाइम बनते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉज बनने के बाद भी जो विमेन की पोजीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट इतना खास नहीं हुआ है। हालांकि डॉवरी हरासमेंट क्रिमिनलाइज्ड है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कि चुपचाप डॉवरी दी जाती है और कहीं ना कहीं विमेन को इस हरासमेंट को एज़ यूजुअल या कैजुअल लेने के लिए तैयार कर दिया जाता है। नेक्स्ट आती है ट्रैफिकिंग। कहीं ना कहीं ह्यूमन फीमेल्स को जनरली क्या किया जाता है, ट्रैफिक किया जाता है। उनको एक जगह से मतलब उनको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाती है विमेन की। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दौरान तो एक जगह से दूसरी जगह एक ऑब्जेक्ट की तरह उनको सेल कर दिया जाता है। तो इसको भी इससे भी उनको बचाने के लिए जेंडर लॉज जो है वो टाइम टू टाइम फ्रेम किए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात देखें तो यहाँ पर अभी हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस की कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन क्या है, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल, जैसे कि हमने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बात करी। ये जो लॉज हैं ये प्रोवाइड करते हैं लीगल रेमेडीज़, कंप्लेंट मैकेनिज्म और पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर्स, कि क्या लीगल रेमेडीज़ लिया जा सकती हैं, कंप्लेंट कैसे करनी है, कंप्लेंट का मैकेनिज्म क्या होगा, और जो ऑफेंडर है उसको पनिश कैसे किया जाएगा और उसको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। देन आता है थर्ड यहाँ पे एम्पावरमेंट एंड सोशल चेंज। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं जेंडर लॉज की तो ये एनकरेज करता है विमेन की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में, जैसे कि अभी मैंने आपको 33% रिजर्वेशन के बारे में बताया। रिजर्वेशन पंचायत में भी आई थी जब हमारा आया था 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी तरह म्यूनसिपैलिटीज़ में भी आई थी, वो था हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यहाँ पर ये इम्प्रूव करता है असेस टू जस्टिस, सबको न्याय मिले, डिग्निटी प्रमोट करता है, साथ ही साथ ऑटोनॉमी भी। अगर हम एग्जाम्पल की बात देखें तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने रिजर्वेशन दिया विमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। अगर हम फंक्शनल के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कहीं ना कहीं सोशोलॉजी बेस्ड है, तो हम कहीं फंक्शनल पर्सपेक्टिव, कहीं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कहीं पे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये सब देखते रहेंगे। फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉज का काम क्या है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स के साथ देखें तो ये चैलेंज करता है मेल डोमिनेंस और पैट्रियार्की को। तो ये अलग अलग थिंकर्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। देन हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स, जैसे कि LGBTQ+ कम्युनिटीज़ की। तो इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो लॉज हैं वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आता है। डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया होमोसेक्सुअलिटी को अंडर सेक्शन 37 2018 के जजमेंट में, और ये इसलिए किया गया ताकि इंक्लूसिविटी प्रमोट की जा सके और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जा सके। और इसीलिए हमारे इस यूनिट का जेंडर लॉज के साथ नेक्स्ट टॉपिक भी ह्यूमन राइट्स दिया गया है, ताकि हम समझ सके कि हर इंसान के क्या क्या राइट्स हैं और क्या किस डिग्निटी के साथ उसको अपनी लाइफ जो है इस प्लैनेट पे स्पेंड करनी है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि जो जेंडर लॉज हैं प्ले अ क्रूशियल रोल इन, सबसे पहले हमारे पास ये रिड्यूस करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लीगल प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं, एम्पावरमेंट प्रमोट करते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, और हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अवेयरनेस की और नेसेसरी जो भी हो रियल चेंज के लिए। सो आई होप आपको जेंडर लॉज और उसके जो है रोल के रिलेटेड यहाँ पे समझ आया होगा।
तो अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसकी कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस ये हैं कि सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस की। दो एडवांटेजेस तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की और साथ ही साथ यहाँ पर रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन की। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम डिटेल में देखें तो ऐसा है कि यहाँ पर जेंडर लॉज जो हैं वो स्ट्राइव करते हैं कि हर एक मैन और वीमेन को इक्वल एक्सेस मिलेगा अपॉर्चुनिटीज़ का, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, मतलब हर एक सेक्टर में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ ये रिड्यूस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। जेंडर लॉज हमेशा इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकें और एक जस्ट और एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो है क्रिएट कर सकें। थर्ड, यहाँ पे वो इसलिए बनाए जाते हैं कि एडवांटेजेस यहाँ पे ये रहता है कि राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जेंडर लॉज हर एक इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो मैन का हो, चाहे वो विमेन का हो, चाहे वो LGBTAQI का हो। साथ ही साथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जब हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे तो लॉज जो है विमेन को एम्पावर करेंगे और अदर मार्जिनलाइज जेंडर्स को भी एम्पावर करेंगे कि वो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हर एक स्फेयर में पार्टिसिपेट कर सके पूरे तरीके के साथ। लेकिन साथ ही साथ जब यहाँ पे एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी साथ साथ चलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज की, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। हालांकि जेंडर लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो इनका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंज फेस करता है। और वो चैलेंज किसकी वजह से फेस करता है? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हमारी वैल्यूज़ हैं या फिर सोसाइटल जो हैं एटीट्यूड्स हैं, जिनकी वजह से इन लॉज को एप्लीकेबल करवा पाना उतना इजी नहीं होता जितना जब लॉज बनाए जाते हैं तब इजी होता है। तो इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं कई बार जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा बैकलैश हो जाता है। देन आता है रेजिस्टेंस एंड बैकलैश। कुछ इंडिविजुअल जो है रजिस्ट करते हैं जेंडर इक्वलिटी के मेजर्स को, ये परसीव करते हैं एज अ थ्रेट टू ट्रेडिशनल रोल्स। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम जेंडर लॉज को, जेंडर के सिस्टम को, ये जो जेंडर इक्वालिटी है इसको अगर हम प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा पुराना सिस्टम था, हमारा सोसाइटी का, वो जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ बात होती है इनइक्वालिटी एंड एनफोर्समेंट की। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जब एनफोर्स किए जाते हैं जेंडर लॉज को तो ये इनकन्सिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से डिस्पैरिटीज़ आती हैं और जस्टिस नहीं हो पाता है हर एक जेंडर के साथ। तो आज हमने पढ़ा जेंडर लॉ क्या थे, जेंडर लॉज का रोल क्या था, साथ ही साथ हमने डिस्कस की इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।